अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ स्टेट्स ऑफ मैटर पार्ट 3 सॉलिड स्टेट। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 4 और 5 जिसमें हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के पार्ट 1 और 2 पढ़े थे, यानी कि गैशियस और लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। आपके पास इस पहली स्लाइड पर तो सॉलिड स्टेट का कुछ सिंपल इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। इन पॉइंट्स को रीड कर लीजिएगा। ये कुछ फैक्ट्स होते हैं जो कि आपको पता ही होने चाहिए, और साथ में डायग्राम्स बनी हुई हैं आपके पास मूवमेंट की। सबसे पहले गैशियस पार्टिकल्स के मूवमेंट, देन लिक्विड पार्टिकल्स के मूवमेंट, और लास्ट में सॉलिड पार्टिकल्स के मूवमेंट। ये है चैप्टर की आउटलाइन। इस चैप्टर को टोटल 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट, नेचर एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। इस पार्ट के अंदर जो 2 टॉपिक्स हैं, ये दोनों टॉपिक्स MCQ से रिलेटेड हैं। बहुत आसान टॉपिक्स हैं। ये कुछ सिंपल बातें हैं जो कि आपको पहले से पता होंगी, और अगर पता नहीं है तो आपको ये पता होनी चाहिए। पार्ट 2, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। यहाँ से हमारा चैप्टर मेन स्टार्ट होगा। और अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछें तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देन क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड लेटेस्ट ज्योमेट्री। पार्ट 3 जो है एक कम्प्लीटली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर इसके अंदर मज़ीद इम्पॉर्टेंट पूछें तो यूनिट सेल ऑफ NaCl क्रिस्टल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सबसे ज़्यादा इसके अंदर। और लास्ट के अंदर पार्ट 4, एटॉमिक पैकिंग एंड स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। इस पार्ट के अंदर आपके पास शॉर्ट नोट के तौर पर लेटेस्ट एनर्जी पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको 3 टॉपिक्स बताए। पहला टॉपिक पार्ट 2 के अंदर टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दूसरा टॉपिक इस पार्ट 3 के अंदर यूनिट सेल ऑफ NaCl क्रिस्टल, और तीसरा टॉपिक पार्ट 4 के अंदर लेटेस्ट एनर्जी। ये 3 टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे चैप्टर के 2 पार्ट्स कंप्लीट करें। पहला पार्ट नेचर एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, यानी कि जिसमें हम सिंपल चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही करेंगे, आप कह सकते हैं। और फिर पार्ट 2 जहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होगा, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर का पार्ट 1 जो कि है नेचर एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि इस चैप्टर के पार्ट 1 के अंदर आपके पास सॉलिड स्टेट का कुछ सिंपल इंट्रोडक्शन है जो कि आपको पहले से ही पता होगा, और अगर नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए। तो पहला टॉपिक है इस पार्ट के अंदर काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉलिड्स। तो अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर 4 और 5 के अंदर पढ़ा था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को। चैप्टर 4 के अंदर गैसेस की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और 5 में लिक्विड्स की। और किसी भी स्टेट ऑफ मैटर की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें ये बताती है कि उस स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह से मूव करते हैं, या उन पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में। लिखा हुआ है पहला पॉइंट कि सॉलिड पार्टिकल्स हैव वेरी लिटिल इंटर पार्टिकल स्पेस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। चूँकि सॉलिड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो एटम्स होते हैं, उनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस, जिसकी वजह से सॉलिड पार्टिकल्स के दरमियान में डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। जाहिर सी बात है ये। पॉइंट 2 लिखा हुआ है ओविंग टू रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब चूँकि सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान में डिस्टेंस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इसकी मूवमेंट, पार्टिकल्स की मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होती है, यानी कि पार्टिकल्स सिर्फ अपनी जगह पर रहते हुए वाइब्रेट कर सकते हैं। इसकी वजह से सॉलिड्स के पास फिक्स्ड शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। ये बात लिखी हुई है पॉइंट 2 के अंदर। पॉइंट 3 लिखा हुआ है कि व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ देयर पार्टिकल्स इंक्रीजेस। अब सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स वाइब्रेट तो कर रहे होते हैं, लेकिन जब सॉलिड को हीट किया जाता है तो उन पार्टिकल्स की वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि वो मज़ीद तेज़ी के साथ वाइब्रेट करने लग जाते हैं। और पॉइंट नंबर 4 के एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर vibrational energy overcomes the attractive force between the particles and solid starts to melt। जैसे जैसे हम एक सॉलिड को हीट करते हैं तो पार्टिकल्स की वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज़ होती है, और ये वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज़ होकर अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर देती है, यानी कि वाइब्रेशनल एनर्जी अट्रैक्टिव फोर्सेस से ज़्यादा हो जाती है, और इस पॉइंट पर एक सॉलिड जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। तो ये थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, जिसमें सॉलिड के पार्टिकल्स के बारे में कुछ सिंपल बातें लिखी हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, जिसमें फ़र्स्ट प्रॉपर्टी लिखी हुई है काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर मोशन। तो अगर मैं सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के पार्टिकल्स को कंसिडर करूं
तो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि वो आसानी से मूव कर सकते हैं। फिर अगर लिक्विड्स के ऊपर आएँ तो लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस एज़ कम्पेयर टू गैसेस थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स लिक्विड के अंदर भी आसानी से मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं सॉलिड के ऊपर आऊँ तो सॉलिड के पार्टिकल्स चूँकि टाइटली पैक्ड होते हैं तो ये आसानी से मूव नहीं कर सकते, ये सिर्फ अपनी जगह पर रहते हुए वाइब्रेट करते हैं, जिसका मतलब है कि सॉलिड्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि किसी भी सब्सटेंस के पास मौजूद होती है ड्यू टू इट्स पार्टिकल्स मोशन। और सॉलिड के पार्टिकल्स का मोशन सबसे कम था, जिसका मतलब सॉलिड्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी, सॉलिड से ज़्यादा होगी लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी, और सबसे ज़्यादा होगी गैसेस की काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखी हुई है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो हमें पता ही है कि सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान में जो फोर्स होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स वीक होती है, और सबसे कम होती है या फिर सबसे वीकेस्ट होती है गैसेस के अंदर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कंप्रेशन। तो अगर कंप्रेशन ऑफ सॉलिड्स की बात की जाए तो सॉलिड्स को आसानी से कंप्रेस नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी मेटल की मिसाल लूँ तो मेटल को कंप्रेस करने के लिए आपको उसके ऊपर हाई अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन उस फोर्स को अप्लाई करने के बाद भी सॉलिड जो है वो कंप्रेस नहीं होगा, बल्कि वो डिफ़ॉर्म हो जाएगा, यानी कि वो अपनी शेप को ख़राब कर लेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ आपके पास कोई हॉलो चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास स्प्रिंग है और आप स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फिर वो कंप्रेस हो जाएगा। तो सॉलिड्स जो हैं कम्प्लीटली इनकम्प्रेसिबल तो नहीं होते, लेकिन सॉलिड्स को कंप्रेस करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ फोर्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन भी सेम चीज़ है कि सॉलिड्स के अंदर अगर मैं मेटल्स की मिसाल लूँ तो मेटल्स को हीट करने पर आपने फ़िज़िक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मेटल्स को हीट करने पर उनके अंदर होती है थर्मल एक्सपेंशन। तो मेटल्स एक्सपेंड हो सकते हैं, यानी कि सॉलिड्स एक्सपेंड हो सकते हैं, लेकिन इनके अंदर जो एक्सपेंशन होती है वो बहुत ही कम होती है। एक्सपेंशन के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन, और इस डिफ्यूजन के बारे में हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि पार्टिकल्स की मूवमेंट एक ऐसी जगह से जहाँ पर वो ज़्यादा अमाउंट के अंदर है टू एक ऐसी जगह जहाँ पर वो कम अमाउंट के अंदर है। ये प्रोसेस कहलाता था डिफ्यूजन का। और हमने पढ़ा था कि गैसेस के अंदर डिफ्यूजन सबसे तेज़ी से होती है, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स के दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो गैसेस के पार्टिकल्स आसानी से एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं और मूव कर सकते हैं। उसके बाद लिक्विड्स के अंदर भी डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, लेकिन गैसेस के मुकाबले में लिक्विड्स में जो डिफ्यूजन होती है वो स्लो होती है। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सॉलिड्स की डिफ्यूजन के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि सॉलिड्स के पार्टिकल्स आपस में डिफ्यूज़ नहीं हो सकते, बल्कि सॉलिड्स में भी डिफ्यूजन होती है, लेकिन सॉलिड्स की डिफ्यूजन लिक्विड्स के मुकाबले में भी बहुत ही स्लो होती है। और दूसरी बात, सॉलिड्स जो हैं वो डिफ्यूज़ तब होते हैं जब दो सॉलिड्स को आपस में एक लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम के लिए फ़िज़िकल कांटेक्ट में रखा जाता है, तो सॉलिड्स में भी डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, लेकिन गैसेस और लिक्विड्स के मुकाबले में सबसे स्लोवेस्ट डिफ्यूजन होती है सॉलिड्स में। देन मेल्टिंग के बारे में अभी हमने पढ़ा था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर कि सॉलिड्स के पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपनी फ़िक्स्ड पोजीशन पर रहते हुए वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और जैसे ही हम सॉलिड को हीट करते हैं तो सॉलिड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज़ होती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि ये वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज़ होकर अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर देती है, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्सेस से ज़्यादा होती है और सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाला प्रोसेस मेल्टिंग कहलाता है। सिंपल बात है, मेल्टिंग को फ्यूजन भी कहा जा सकता है। बाकी एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, कोई मुश्किल बात नहीं लिखी हुई। और लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की टर्म्स में अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए तो कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ही वीक होती हैं, और ऐसे सॉलिड्स को थोड़ी सी हीट एनर्जी मिलने पर ये सॉलिड्स डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट। इनकी एग्जांपल्स अगर ली जाएँ तो आपने रूम फ्रेशनर्स देखे होंगे सॉलिड स्टेट के अंदर जो होते हैं, आमतौर पर ये कार्स के अंदर या फिर आपके वॉशरूम वगैरह में भी रखे जाते हैं, जो कि सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं, और ये डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं।
इसके अलावा आपके पास जो ड्राई आइस है वो भी इसकी एग्जांपल के अंदर आ सकती है। ड्राई आइस भी डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे सॉलिड्स जो कि डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं वो कहलाते हैं सबलाइम सॉलिड्स। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन सॉलिड्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी वीक होती हैं कि वो थोड़ी सी हीट एनर्जी मिलने पर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर का पार्ट 1 ख़त्म होता है, जिसके अंदर हमने सॉलिड स्टेट का कुछ सिंपल इंट्रोडक्शन और इसकी कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर का पार्ट 2, जो कि है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। इसका पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि एक सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज होते हैं, उस अरेंजमेंट की बेसिस पर सॉलिड्स को हमने 2 टाइप्स के अंदर क्लासीफाई किया हुआ है। एक को कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरे एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें पार्टिकल्स एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, और एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स एक वेल डिफाइंड ऑर्डर के अंदर अरेंज हैं तो इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी और इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होंगी। दोबारा से नेक्स्ट स्लाइड पर आपको तस्वीर बताई हुई है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं इनके जो पार्टिकल्स हैं ये एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स में पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज हैं। इसके बाद नेक्स्ट 2 स्लाइड्स के ऊपर आपके पास क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स की डेफिनेशंस हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताई थी उर्दू के अंदर, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें पार्टिकल्स वेल डिफाइंड और 3 डायमेंशनल ऑर्डर के अंदर अरेंज होते हैं। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का दूसरा नाम होता है ट्रू सॉलिड्स। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 के अंदर आपके पास 2 बातें लिखी हुई हैं, क्रिस्टल लेटिस और यूनिट सेल। ये 2 बातें जो हैं पार्ट 3 के अंदर आनी हैं। असल में ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, तो जिस तरह से हमने केमिस्ट्री के बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मैटर जो होता है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम कहलाता है। आपने बायो के अंदर पढ़ा होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल सेल कहलाता है। तो इसी तरह से एक क्रिस्टल या फिर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो कहलाता है यूनिट सेल। और जब बहुत सारे यूनिट सेल्स मिल जाते हैं तो ये यूनिट सेल बनाते हैं क्रिस्टल लेटिस। सही, तो ये 2 चीज़ें जो हैं ये हमारे पास पार्ट 3 के अंदर, इस चैप्टर के पार्ट 3 में डिटेल में आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि दी सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। चूँकि पार्टिकल्स एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं तो इनकी एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप होती है और साथ में इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो शार्प होता है। यहाँ पर शार्प का मतलब है फिक्स होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो एग्जैक्टली 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मेल्ट होगा, ना इससे कम टेम्परेचर पर ना ही इससे थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर पर। एग्जैक्ट 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो NaCl है वो मेल्ट हो जाएगा। लास्ट में आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, डायमंड, ग्रेफाइट और सक्रोस। इसके बाद है आपके पास एमॉर्फस सॉलिड्स, जिसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि ऐसे सॉलिड्स जिनमें जो पार्टिकल्स हैं वो वेल डिफाइंड और 3 डायमेंशनल ऑर्डर के अंदर अरेंज नहीं होते, ऐसे सॉलिड्स कहलाते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स, जिनको सूडो सॉलिड्स या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहा जा सकता है। सूडो का मतलब होता है फेक या फिर फॉल्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि सच सॉलिड्स डू नॉट हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली अरेंज हुए हुए होते हैं, उनमें कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता या फिर किसी ऑर्डर के अंदर अरेंज नहीं हुए हुए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दी सॉलिड्स आर अज्यूम्ड क्लोज टू लिक्विड्स। सॉलिड के पास लिक्विड की कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ये एक जाहिर सी बात है। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड जो हैं वो चूँकि फेक सॉलिड्स हैं, फॉल्स सॉलिड्स हैं, तो इनके पास लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है और वो प्रॉपर्टी है फ़्लो करना। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है ग्लास। ग्लास जो है वो नज़र आता है कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन ग्लास असल में एक एमॉर्फस सॉलिड होता है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि ग्लास जो है वो फ़्लो कर सकता है। आप इसको अपने घर के अंदर भी नोट कर सकते हैं। आपके घरों में जो मिरर होता है, यानी कि जो शीशा होता है, अगर आप नोट करें कभी तो शीशे की जो थिकनेस होती है वो ऊपर की तरफ जो होती है कम होती है और नीचे की तरफ से ज़्यादा होती है। और इसकी वजह क्या होती है कि लिक्विड के पास एक प्रॉपर्टी होती है फ़्लो करना, और चूँकि ग्लास एक एमॉर्फस सॉलिड है और ग्लास फ़्लो भी करता है,
तो वक्त गुजरने के साथ साथ ग्लास के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से ग्लास की थिकनेस ऊपर की साइड से कम हो जाती है और नीचे की साइड से ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से इनको सूडो सॉलिड्स कहा जाता है, एमॉर्फस सॉलिड्स को, क्योंकि ये नज़र आते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं लेकिन असल में ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स नहीं होते, या फिर इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहा जा सकता है। कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, इनको याद रखिएगा, एमसीक्यूज़ के अंदर पूछी जा सकती हैं। अच्छा, एक प्रॉपर्टी रह गई थी यहाँ पर, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में लिखा हुआ है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सच सॉलिड्स आर इन अ वाइड रेंज, यानी कि एमॉर्फस सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एक वाइड रेंज के अंदर होता है। इसकी मिसाल हम ले सकते हैं हार्ड प्लास्टिक्स जो होते हैं, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एक प्रॉपर रेंज के अंदर होता है, और वो रेंज होती है तकरीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यानी कि इस इतनी बड़ी रेंज के अंदर प्लास्टिक्स जो हैं, हार्ड प्लास्टिक्स, कहीं पर भी मेल्ट हो जाएंगे, अनलाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता था। मैंने NaCl की एग्जांपल भी दी थी वहाँ पर। जबकि यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट की एक रेंज होती है कि उस रेंज में सॉलिड जो है वो कहीं पर भी मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पार्ट 2 का पहला टॉपिक ख़त्म होता है, जो कि था टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यानी कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड को आपस में डिस्टिंग्विश करती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास सिमेट्री। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि चूँकि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, तो अब मैं सॉलिड को क्रिस्टल कह रहा हूँ। तो लिखा हुआ है कि व्हेन अ क्रिस्टल इज़ रोटेटेड टू अ सर्टेन एंगल, अ रेगुलर रिपीटेशन ऑफ फेसेस एंड एजेस इज़ ऑब्जर्व्ड, दिस इज़ नोन एज सिमेट्री। सिंपल मतलब ये है कि अगर हम किसी क्रिस्टल को रोटेट करते हैं, एक कंप्लीट 360 रोटेशन देते हैं, और अगर उस कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन से पहले हमें मिनिमम एक दफ़ा सिमिलर फेसेस और एजेस नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब कि हमारा जो क्रिस्टल है वो सिमेट्रिक है। अब किसी भी क्रिस्टल के सिमेट्रिक होने का हम पता लगा सकते हैं 3 एलिमेंट्स के ज़रिए। वो 3 एलिमेंट्स होते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ये जो थर्ड आपके पास लिखा हुआ है एलिमेंट, इसमें थोड़ी सी गलती है, ये थर्ड होगा एक्सेस ऑफ सिमेट्री, AXIS। मैंने इसको सही कर दिया है। तो अब एक एक करके तीनों एलिमेंट्स को देखते हैं। पहला एलिमेंट था हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है। इस तस्वीर के अंदर हमारे क्रिस्टल के सेंटर में एक पॉइंट है। अगर हम सेंटर में एक पॉइंट बनाएं किसी भी क्रिस्टल के या किसी भी सॉलिड के, और इस पॉइंट से किसी भी 2 कॉर्नर्स के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करें, और वो लाइन जो है इस सेंटर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर हो, तो अगर ये सारी की सारी लाइंस इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर हैं, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहलाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री, और इसका मतलब है कि हमारा जो क्यूब है वो सिमेट्रिक है। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा इमेजनरी प्लेन होता है जो कि आपके क्रिस्टल को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दे। तो नीचे आपके सामने क्यूबिक क्रिस्टल बना हुआ है, और एक क्यूबिक क्रिस्टल के पास 9 ऐसे प्लेन्स होते हैं जो कि उस क्यूबिक क्रिस्टल को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दें। तो अगर कोई भी प्लेन क्रिस्टल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है, तो वो प्लेन कहलाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। और लास्ट एलिमेंट है आपके पास एक्सेस ऑफ सिमेट्री। एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी एक इमेजनरी लाइन होती है कि जिसके अलॉन्ग आप अपने क्रिस्टल को 360 डिग्री रोटेशन दे सकते हैं, और इस 360 डिग्री रोटेशन से पहले अगर आपको सिमिलर फेसेस और सिमिलर एजेस मिनिमम एक से ज़्यादा दफ़ा नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब कि आपका जो क्रिस्टल है वो सिमेट्रिक है, और ये जो फिर एक्सेस होगी, ये एक्सेस कहलाएगी एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो मिनिमम इन 3 एलिमेंट्स में से आपके क्रिस्टल के पास एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, ताकि आप अपने क्रिस्टल को सिमेट्रिक कह सकें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास ज्योमेट्रिकल शेप और शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को ही हम पीछे देख चुके हैं। ज्योमेट्रिकल शेप क्या कहती है कि चूँकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं इन अ रिपीटिंग पैटर्न इन 3 डायमेंशंस, तो इस वजह से आपके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, यूनिट सेल ऑफ डायमंड जो होता है वो क्यूबिक शेप के अंदर होता है। इसी तरह से ग्रेफाइट भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो कि हेक्सागोनल शेप के अंदर होता है। ये जो यूनिट सेल की शेप्स हैं, क्यूबिक शेप, हेक्सागोनल शेप्स, ये मैं आपको चैप्टर के पार्ट 3 के अंदर दिखा दूँगा।
वहाँ पर इसका एक कंप्लीट टॉपिक आएगा। नेक्स्ट है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट को भी अभी हमने डिस्कस किया था पीछे कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट एक वाइड रेंज के अंदर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लेवेज प्लेन। क्लेवेज प्लेन से पहले क्लेवेज का मतलब क्या होता है कि एक बिग क्रिस्टल को हम कट कर सकते हैं इनटू स्मॉलर क्रिस्टल्स ऑफ आइडेंटिकल शेप। तो एक बिग क्रिस्टल को छोटे क्रिस्टल्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं क्लेवेज। और क्लेवेज प्लेन क्या होता है कि वो प्लेन या वो लाइन या वो पॉइंट कि जिस पॉइंट के अलोंग हम एक क्रिस्टल को कट कर रहे होते हैं वो प्लेन कहलाता है क्लेवेज प्लेन। अब हम किसी भी क्रिस्टल को किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को अपनी मर्ज़ी से कहीं से भी कट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने बना हुआ है डायमंड, तो डायमंड की कुछ ख़ास प्लेन्स होती हैं कि इनको वहीं से कट किया जा सकता है, जो कि आपको नीचे नज़र भी आ रही हैं। अब आप अगर अपनी मर्ज़ी से डायमंड को बीच में से कहीं से भी कट करने की कोशिश करेंगे तो वो कट नहीं होगा। तो क्लेवेज प्लेन वो ख़ास प्लेन होता है कि जहाँ से हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट कर सकते हैं। क्लेवेज प्लेन के बाद है क्रिस्टल ग्रोथ, यानी कि एक क्रिस्टल जो है वो ग्रो कैसे करता है। तो इसको आप समझ सकते हैं एक मिसाल लेकर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में जो NaCl आता है वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। NaCl मीन्स जो आप घर में नमक इस्तेमाल करते हैं वो। तो ये जो नमक है, क्या ये नमक की कानों से इसी फॉर्म में निकलता है जिस फॉर्म में आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं? तो नहीं, ये जो NaCl यानी कि नमक है ये बहुत बड़े क्रिस्टल्स की फॉर्म में नमक की कानों से निकाला जाता है। फिर इन क्रिस्टल्स को किया जाता है मेल्ट, और मेल्ट करने के बाद इनको किया जाता है कूल। अब अगर ये कूलिंग स्लो होती है तो इस स्लो कूलिंग की वजह से क्रिस्टल्स जो हैं वो उनको ठंडा होने का टाइम मिल जाता है, और चूँकि इनको प्रॉपर्ली ठंडा होने का टाइम मिल जाता है तो ये लार्ज क्रिस्टल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर आप कूलिंग फास्ट करेंगे तो इस फास्ट कूलिंग की वजह से पार्टिकल्स को प्रॉपर्ली अरेंज होने का टाइम नहीं मिलेगा, और जिसकी वजह से आपके पास स्मॉल क्रिस्टल्स बनेंगे। ये सारी बातें आपके पास इस स्लाइड के अंदर लिखी हुई हैं, इनको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एनआइसोट्रॉपी। एनआइसोट्रॉपी की डेफिनेशन है कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कि जिसकी वजह से एक क्रिस्टलाइन सॉलिड डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करता है। लिखी हुई है डेफिनेशन के द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच इट शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शंस इज़ नोन एज एनआइसोट्रॉपी। तो बराबर में एक एग्जांपल है ग्राफाइट की। अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि ग्राफाइट की जो शेप होती है वो हेक्सागोनल शेप होती है। तो आपको यहाँ पर कुछ हेक्सागोन्स नज़र आ रहे होंगे जो कि 3 लेयर्स के अंदर कन्वर्ट हैं। ये फर्स्ट लेयर, बीच में फिर थोड़ा गैप है, ये सेकंड लेयर, और फिर दोबारा से गैप है, और ये थर्ड लेयर। अब ग्राफाइट के अंदर हर कार्बन जो है वो 3 मज़ीद कार्बन्स के साथ कनेक्टेड होता है, और हमें पता है कि एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर अगर हर कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं तो हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन में हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब अगर हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो यहाँ पर ग्राफाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। लेकिन ये जो ग्राफाइट है सिर्फ पैरेलल टू द लेयर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, परपेंडिकुलर टू द लेयर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। ये प्रॉपर्टी कहलाती है एनआइसोट्रॉपी कि ग्राफाइट जो है सिर्फ एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है और दूसरी डायरेक्शन में वो प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा। तो इसकी वजह वैसे क्या होती है कि अगर मैं पैरेलल टू द लेयर्स देखूं तो पैरेलल टू द लेयर्स मेरे पास ग्राफाइट की लेयर चल रही है, यानी कि हेक्सागोनल लेयर चल रही है, और इस हेक्सागोनल लेयर के अंदर कार्बन्स मौजूद हैं जिनमें हर कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन में हेल्प कर रहा है। लेकिन अगर मैं परपेंडिकुलर टू द लेयर जाऊँ तो परपेंडिकुलर टू द लेयर में एक लेयर से दूसरी लेयर के दरमियान कुछ गैप आ रहा है, और चूँकि यहाँ पर गैप आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती परपेंडिकुलर टू द लेयर्स। तो आपके पास ये बात यहाँ पर अंग्रेज़ी के अंदर बताई हुई है, इसको भी एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। इसके बाद आपके पास अगली प्रॉपर्टी आइसोमॉर्फिज़म। आइसोमॉर्फिज़म के बाद आएगी पॉलीमॉर्फिज़म। आइसोमॉर्फिज़म और पॉलीमॉर्फिज़म थोड़ी मिलती जुलती प्रॉपर्टीज़ हैं। तो लिखा हुआ है आइसोमॉर्फिज़म की डेफिनेशन में कि द फिनोमेना इन विच डिफरेंट सॉलिड सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन द सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड आइसोमॉर्फिज़म। यानी कि ये एक ऐसा फिनोमेना है
जिसमें डिफरेंट सॉलिड सब्सटेंसेस अगर एक ही क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये फिनोमेना है आइसोमॉर्फिज्म का। फॉर एग्जांपल NaCl का स्ट्रक्चर भी होता है क्यूबिक, और इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वो भी होता है क्यूबिक। तो यहाँ पर दो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, दो अलग अलग सॉलिड सब्सटेंसेस हैं जो कि एक सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। और वो सब्सटेंसेस जो कि सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सब्सटेंसेस कहलाते हैं आइसोमॉर्फ्स, आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स या फिर आइसोमॉर्फिक कंपाउंड्स। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है कि आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू डिस्टिंक्ट कॉम्पोजिशन। अब जाहिर सी बात है कि दोनों आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स जो हैं इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन अलग है, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलके बने हुए हैं, जिसकी वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी अलग होंगी, यानी कि दोनों जो हैं वो अलग केमिकल रिएक्शंस शो करेंगे। और लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स ऑफ आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस हैव द सेम एटॉमिक रेशो, यानी कि जो आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स होते हैं उनका एटॉमिक रेशो सेम होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो पहला आइसोमॉर्फस कंपाउंड है NaCl और MgO। NaCl के अंदर भी दो एटम्स हैं, पहला एटम सोडियम और दूसरा एटम क्लोरीन, और दोनों ही एटम्स 1:1 के रेशो में हैं। सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी दो एटम्स हैं, पहला मैग्नीशियम और दूसरा ऑक्सीजन, और दोनों ही एटम्स 1:1 के रेशो के अंदर हैं। सिमिलरली नीचे भी आप देख सकते हैं NaNO3 और CaCO3 में भी यही काम हो रहा है कि नीचे NaNO3 के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, सोडियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और ये रेशो के अंदर हैं 1:1:3, यानी कि एक सोडियम, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर भी एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन। तो ये रेशो के अंदर हैं 1:1:3, और ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं रोम्बोहेड्रल शेप के अंदर। तो इन सिंपल वर्ड्स आइसोमॉर्फिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें डिफरेंट सॉलिड सब्सटेंसेस एक सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये फिनोमेना कहलाता है आइसोमॉर्फिज्म। सिमिलरली पॉलीमॉर्फिज्म, डेफिनेशन लिखी हुई है कि द फिनोमेना इन विच अ सब्सटेंस एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अंडर डिफरेंट कंडीशंस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। अब यहाँ पर एक ही सब्सटेंस है जो कि एक से ज़्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर सकता है, तो ऐसा फिनोमेना कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते तो हैं लेकिन बिल्कुल अपोजिट हैं। आइसोमॉर्फिज्म के अंदर क्या हो रहा था कि दो डिफरेंट सॉलिड सब्सटेंसेस थे जो कि एक सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे थे, और यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक सिंगल सब्सटेंस है जो कि एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो कर सकता है डिफरेंट कंडीशंस के अंदर। तो ये फिनोमेना कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमेना। अब चूँकि यहाँ पर एक ही सब्सटेंस है जो कि डिफरेंट फिज़िकल अपीयरेंसेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कि पॉलीमॉर्फस जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, क्योंकि जो सब्सटेंस है वो सेम कॉम्पोजिशन से बना हुआ है। एग्जांपल दूंगा तो आपको ये वाला पॉइंट समझ आएगा, लेकिन उससे पहले पीछे हमने पढ़ा था कि वो दो सब्सटेंसेस जो कि सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको हम आइसोमॉर्फ्स, आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स या फिर आइसोमॉर्फिक कंपाउंड्स कहते थे। तो यहाँ पर भी जो एक सब्सटेंस है जो कि एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स को हम कह सकते हैं पॉलीमॉर्फ्स, पॉलीमॉर्फस कंपाउंड्स या फिर पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड्स। एग्जांपल है इसकी कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। ये चॉक की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और ये मार्बल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। जब ये चॉक की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइगोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, और जब ये मार्बल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑर्थोरोम्बिक होता है। अब आप यहाँ पर नोट करें कि सब्सटेंस एक ही है कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन ये दो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर ये सब्सटेंस एक ही है यानी कि इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन सेम ही है, तो इसका मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। तो पॉलीमॉर्फस कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, लेकिन आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। आपके नोट्स के अंदर आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म के दरमियान डिफरेंसेस लिखे हैं, उनको एक दफ़ा रीड ज़रूर कर लीजिएगा। आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखी हुई है एलोट्रॉपी। अभी जो हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रॉपी, इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक डिफरेंस है, बाकी ये दोनों चीज़ें एग्जैक्टली सेम होती हैं।
पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जो कि मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लाई होता है, जबकि एलोट्रॉपी एक ऐसा फिनोमेना है जो कि एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होता है। पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमेना ये कहता था कि अगर एक मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स के अंदर, यानी कि एक से ज़्यादा फिज़िकल अपीयरेंसेस के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, तो वो फिनोमेना कहलाता था पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लाई होता था। एलोट्रॉपी का फिनोमेना कहता है कि अगर एक सेम एलिमेंट एक से ज़्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर सकता है, तो ये फिनोमेना कहलाएगा एलोट्रॉपी। तो बस फ़र्क जो है वो एप्लीकेशन का है। पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लाई होती हैं, वो फिनोमेना मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लाई होता है, और एलोट्रॉपी का फिनोमेना एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होता है। ये बात आपके पास इस पॉइंट के अंदर और इस पॉइंट के अंदर लिखी हुई है। इसकी एग्जांपल है जो कि आपने 9 क्लास के अंदर भी पढ़ी थी कि कार्बन जो है वो 2 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, एक डायमंड और दूसरा ग्राफाइट। डायमंड के अंदर जब ये एग्जिस्ट करता है तो इसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर या इसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है वो क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है, और ग्राफाइट के अंदर जब ये एग्जिस्ट करता है तो इसके जो यूनिट सेल की अपीयरेंस होती है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की फॉर्म में होती है। एक और एग्जांपल है एलोट्रॉपी की कि सल्फ़र की भी 2 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं, एक रोम्बिक सल्फ़र जिसको हम अल्फ़ा सल्फ़र भी कहते हैं, और दूसरा मोनोक्लिनिक सल्फ़र जिसको हम बीटा सल्फ़र भी कहते हैं। एक बात यहाँ पर लिखी हुई है, इसको ज़रा गौर से पढ़ लीजिएगा। बात ये लिखी हुई है कि रोम्बिक सल्फ़र जो है यानी कि अल्फ़ा सल्फ़र जो है एक येलो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। अच्छा, जितनी भी शेप्स के नाम आ रहे हैं, इन शेप्स के नाम को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। ये शेप्स के नाम जो हैं हम पार्ट 3 के अंदर देख लेंगे। खैर, यहाँ पर लिखा हुआ था कि रोम्बिक सल्फ़र जो है एक येलो कलर का ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ये ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर के ऊपर तो स्टेबल होता है, लेकिन जब इसको हीट किया जाता है तो हीट करने पर 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जब इसको हीट किया जाता है तो ये रोम्बिक सल्फ़र जो है कन्वर्ट हो जाता है मोनोक्लिनिक सल्फ़र के अंदर। आप इसकी मिसाल ले सकते हैं वाटर से कि लिक्विड वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पर हमारे पास लिक्विड स्टेट में ही रहता है, लेकिन जैसे ही हम उसको हीट करते हैं और उसका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो लिक्विड वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा गौर करूँ तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर है कि जहाँ पर मेरे पास लिक्विड स्टेट के अंदर भी वाटर मौजूद होता है और गैशियस स्टेट में भी वाटर मौजूद होता है। क्योंकि हमने चैप्टर 5 के अंदर एक बात पढ़ी थी कि फ़ेज़ चेंजिंग प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं होता, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जब लिक्विड वाटर गैशियस वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा तो टेम्परेचर तब तक चेंज नहीं होगा जब तक सारा का सारा लिक्विड वाटर यानी कि लिक्विड H2O गैशियस H2O के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी अभी अप्लाई होगी, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर, जो कि है ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है कि जिस टेम्परेचर पर किसी भी एलिमेंट की 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स को एग्जिस्ट करती हैं इन इक्विलिब्रियम, यानी कि एक ही टेम्परेचर पर एक से ज़्यादा एलोट्रॉपिक फॉर्म्स अगर एग्जिस्ट करती हैं तो वो टेम्परेचर कहलाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। अभी मैंने आपको वाटर की एग्जांपल दी थी कि वाटर जब बॉयल होता है तो जब वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है तो इस टेम्परेचर पर हमारे पास लिक्विड वाटर भी मौजूद होता है और साथ में गैशियस वाटर भी मौजूद होता है, यानी कि स्टीम भी मौजूद होती है। और ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से तब तक राइज़ नहीं होता जब तक सारा का सारा लिक्विड वाटर गैशियस स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगी। अभी हमने पिछली स्लाइड पर पढ़ा था कि रोम्बिक सल्फ़र जो होता है जब इसको 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है तो ये मोनोक्लिनिक सल्फ़र में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब कि रोम्बिक सल्फ़र जब इस टेम्परेचर पर पहुँचेगा 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड तो इस टेम्परेचर पर रोम्बिक सल्फ़र इसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये टेम्परेचर तब तक चेंज नहीं होगा जब तक सारा का सारा रोम्बिक सल्फ़र इस मोनोक्लिनिक सल्फ़र में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो इसका मतलब इस टेम्परेचर पर हमारे पास रोम्बिक सल्फ़र भी मौजूद होगा और मोनोक्लिनिक सल्फ़र भी मौजूद होगा, और ये दोनों सल्फ़र की फॉर्म्स जो हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, और इस टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास ये दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब ये टेम्परेचर कहलाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर सल्फ़र के लिए। ये आप कह सकते हैं कि रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फ़र का ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब चूँकि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, तो इस बात का मतलब ये है
कि अगर टेम्परेचर 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चला जाएगा तो इसका मतलब हमारे पास सारा का सारा मोनोक्लिनिक सल्फ़र मेल्ट हो चुका होगा और हमारे पास सिर्फ मोनोक्लिनिक सल्फ़र मौजूद होगा। और अगर टेम्परेचर 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा तो हमारे पास सिर्फ रोम्बिक सल्फ़र मौजूद होगा। ये बात लिखी हुई है नीचे वाली लाइन के अंदर। तो ये हमारे पास थी सारी की सारी 10 प्रॉपर्टीज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। यहाँ पर आपके पास इस पार्ट 2 का टॉपिक 2 ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक 3 जो कि है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इस पार्ट के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा कि सॉलिड्स की 2 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप थी क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरी टाइप थी एमोर्फस सॉलिड। फिर दूसरे टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कुछ टाइप्स होती हैं। ये टोटल 4 टाइप्स होती हैं, आयोनिक सॉलिड्स या फिर आयोनिक क्रिस्टल्स, कोवलेंट सॉलिड्स या कोवलेंट क्रिस्टल्स, इसी तरह से मेटालिक क्रिस्टल्स और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। एक एक करके इसके बाद इनको देखेंगे आगे। वैसे ये टॉपिक मुश्किल तो नहीं है, बस आपको चैप्टर 3 की कुछ बातें याद होनी चाहिए जो कि हमने केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड पढ़ी थी। क्योंकि अगर आप यहाँ पर टाइप्स के नाम देखें तो हर टाइप के नाम के अंदर एक बॉन्ड का नाम आया हुआ है और स्टार्टिंग की 2 लाइन्स में यही बात लिखी हुई है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेन कैटेगरीज बेस्ड ऑन द पार्टिकल्स अरेंजमेंट एंड नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द पार्टिकल्स। हमने यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया हुआ है। किस बेसिस पर? तो इस बेसिस पर डिवाइड किया हुआ है कि इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कौन सी टाइप की अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। अगर तो वो फोर्सेस आयोनिक बॉन्ड हैं तो ऐसे सॉलिड्स या ऐसे क्रिस्टल्स को हम आयोनिक क्रिस्टल्स कहेंगे। अगर वो फोर्स कोवलेंट बॉन्ड है तो वो कोवलेंट क्रिस्टल्स कहलाएंगे। अगर मेटालिक बॉन्ड है तो मेटालिक क्रिस्टल्स कहलाएंगे। और अगर क्या कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो वैन डर वाल फोर्सेस हैं तो फिर हमारे जो क्रिस्टल्स हैं वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स कहलाएंगे। तो आपके पास सबसे पहली टाइप के जो क्रिस्टल्स हैं वो आयोनिक क्रिस्टल्स हैं। और जाहिर सी बात है आयोनिक क्रिस्टल्स किन से बने हुए होंगे? तो ये बने हुए होंगे आयोनिक बॉन्ड से मिलकर। और आयोनिक बॉन्ड जो है अपोजिटली चार्ज्ड आयन से बनता था, जो कि बनता था इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से। और आयोनिक बॉन्ड जो है एक मेटल और एक नॉन मेटल के दरमियान बनता है, जिसमें मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाता था और नॉन मेटल उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लाता था। और इस पॉजिटिव नेगेटिव की अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास बनता था आयोनिक बॉन्ड। और उस आयोनिक बॉन्ड से बनने वाला सॉलिड कहलाएगा आयोनिक सॉलिड या फिर आयोनिक क्रिस्टल। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है हमारे पास NaCl। NaCl अगर आपको याद हो तो NaCl के अंदर सोडियम जो है मेटल होता है और क्लोरीन नॉन मेटल होता है। सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन की गेन और लॉस की वजह से। ये बात आपको पता ही होगी। कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके पास लिखी हुई हैं स्लाइड पर आयोनिक क्रिस्टल्स की, तो ये रीड करने वाला काम है, आप ख़ुद से रीड करेंगे। इस स्लाइड पर आपके पास कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं कि जिन फैक्टर्स पर आयोनिक क्रिस्टल की शेप डिपेंड करती है। इसमें पहला फैक्टर लिखा हुआ है आयोनिक एसोसिएशन। और आयोनिक एसोसिएशन से क्या मुराद है कि एक आयोनिक क्रिस्टल के अंदर जो शेप है वो डिपेंड करती है कि आयंस जो हैं वो कितना क्लोजली पैक हैं। तो अगर मैं मिसाल लूँ NaCl क्रिस्टल की, तो हर NaCl क्रिस्टल के अंदर एक Na+ आयन को 6 Cl- आयन्स ने सराउंड किया हुआ होता है। यानी कि हर Na+ आयन के आसपास 6 Cl- आयन्स होते हैं। और सिमिलरली हर Cl- आयन के आसपास भी 6 Na+ आयन्स मौजूद होते हैं। और इसी चीज़ को कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कि एक यूनिट सेल के अंदर हर एक आयन को कितने मज़ीद आयन्स ने घेरा हुआ है, सराउंड किया हुआ है, तो ये नंबर कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। और NaCl का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 6:6, टोटल 12। और इसी अट्रैक्शन की वजह से या एक रेगुलर पैटर्न की वजह से, तो यहाँ पर पहला फैक्टर है आपके पास आयोनिक एसोसिएशन। और ये आयोनिक एसोसिएशन से मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि एक आयोनिक क्रिस्टल के अंदर आयन्स जो हैं वो कितना क्लोजली पैक हैं एक दूसरे से। तो ये चीज़ डिपेंड करती है आयोनिक क्रिस्टल की शेप के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं NaCl की मिसाल लूँ, तो NaCl क्रिस्टल के अंदर हर Na+ आयन्स को 6 Cl- आयन्स ने घेरा हुआ होता है, यानी कि सराउंड किया हुआ होता है। और सिमिलरली हर Cl- आयन के आसपास भी 6 Na+ आयन्स मौजूद होते हैं। और इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर।
कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कि हर आयन को मज़ीद कितने आयन्स ने सराउंड किया हुआ है। तो NaCl का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 6:6, 6:6, यानी कि टोटल 12। और इसी रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से जो NaCl की शेप होती है वो क्यूबिक होती है। सेकेंड फैक्टर है इसके बाद रेडियस रेशो। रेडियस रेशो जो है वो एक आयोनिक क्रिस्टल के अंदर दोनों आइंस का रेशो होता है, रेशो ऑफ रेडियस ऑफ कैटाइन टू द रेडियस ऑफ एनाइन। और ये रेशो जो है ये मदद करता है आयोनिक क्रिस्टल की शेप को प्रिडिक्ट करने में एक टेबल की मदद से, जो कि नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ रहा है। आपके पास इस टेबल के अंदर लिमिटिंग रेडियस रेशो लिखा हुआ है। आपको कैटाइन और एनाइन का अगर रेडियस पता है तो आप उस रेडियस का रेशो निकालेंगे, और अगर वो रेडियस फॉर एग्ज़ाम्पल आ रहा है 0.15 से लेकर 0.22 के बीच में, तो इसका मतलब आपका जो क्रिस्टल है वो ट्राइएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री रखता है। अगर आपका जो रेडियस रेशो है वो इस रेंज के अंदर आ रहा है 0.225 टू 0.414, तो आपके क्रिस्टल की ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, और इसी तरह से ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिक ज्योमेट्री होगी। और इसी तरह से आपका जो लास्ट फैक्टर है वो है पुअर कंडक्टिविटी। तो आयनिक क्रिस्टल जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। हमने ये बात पढ़ी हुई है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है आइंस की वजह से, लेकिन सॉलिड स्टेट के अंदर आइंस जो हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। इस वजह से आयोनिक क्रिस्टल जो है वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। ये मोल्टेन स्टेट के अंदर या फिर लिक्विड स्टेट में, या फिर अगर आप इसका एक्वस सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे तो फिर ये उस एक्वस सॉल्यूशन में या फिर मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लेकिन आयोनिक क्रिस्टल्स सॉलिड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, और चूँकि आयोनिक क्रिस्टल्स सॉलिड स्टेट के अंदर ही होते हैं तो इसका मतलब सॉलिड स्टेट के अंदर पार्टिकल्स फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज होंगे, और इस फिक्स्ड पैटर्न की वजह से इनकी जो शेप होगी वो एक प्रॉपर डेफिनेट शेप होगी जो कि रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज होगी। तो पुअर कंडक्टिविटी की वजह से शेप ऑफ आयोनिक क्रिस्टल के ऊपर फ़र्क क्या पड़ रहा है? तो चूँकि आयोनिक क्रिस्टल्स सॉलिड स्टेट के अंदर पुअर कंडक्टर होते हैं, तो सॉलिड स्टेट के अंदर इनकी जो शेप होती है वो फिक्स रहती है। अगर आप इसको मोल्टेन स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो जाहिर सी बात है NaCl की जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी, वो सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर ये शेप लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग जाएगी। एक तो चीज़ ये होगी, लेकिन लिक्विड में कन्वर्ट होने से सॉलिड की शेप ख़राब हो जाएगी और सॉलिड का जो रेगुलर पैटर्न था वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। बाकी आपके पास लास्ट में आयोनिक क्रिस्टल्स की कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, इनको देख लीजिएगा। ये है एक न्यूमेरिकल जो कि रेडियस रेशो से रिलेटेड है। आपके पास सेल्फ असेसमेंट था नोट्स के अंदर कि आपको एक जिंक सल्फाइड का क्रिस्टल गिवन है, और उस जिंक सल्फाइड के क्रिस्टल के अंदर आपको कैटाइन और एनाइन दोनों का रेडियस गिवन है। आपसे पूछा गया है कि आप रेडियस रेशो फाइंड कर दें और साथ में ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट कर दें जिंक सल्फाइड की। तो हम दोनों काम कर सकते हैं अगर हमें रेडियस रेशो पता हो तो। और रेडियस रेशो निकालने का फार्मूला होता है रेडियस ऑफ कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन। यहाँ पर जो कैटाइन था यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आइन था वो Zn+2 आइन था, जिसका रेडियस हमें गिवन था 0.74 एंगस्ट्रॉम। और साथ में जो रेडियस ऑफ एनाइन था यानी कि नेगेटिवली चार्ज्ड आइन था वो था सल्फाइड आइन, जिसका मुझे रेडियस गिवन था 1.84 एंगस्ट्रॉम। बस यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, इस फार्मूले के अंदर दोनों रेडियस सेम यूनिट के अंदर होने चाहिए। तो चूँकि अभी सेम यूनिट में ही गिवन थे तो हमने यहाँ पर इनको एज इट इज़ पुट कर दिया, और यहाँ से रेडियस रेशो जो था वो आ रहा था 0.402। और अगर हम पीछे टेबल के अंदर जाएं तो 0.402 किस लिमिट के अंदर आ रहा है? तो 0.402 इस सेकंड रॉ के अंदर लाई करेगा, 0.402 इसके बीच में आएगा। यानी कि जो जिंक सल्फाइड हमें क्वेश्चन में गिवन था उसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर देख लें आपके पास लिखा हुआ है ज्योमेट्री जो होगी इसकी टेट्राहेड्रल होगी। तो ये सिंपल न्यूमेरिकल है चैप्टर 6 के अंदर। इसके अलावा चैप्टर 6 में कोई न्यूमेरिकल मौजूद नहीं है। इसके बाद है हमारे पास कोवेलेंट क्रिस्टल्स। अब जिस तरह से आयोनिक क्रिस्टल्स जो हैं वो आयोनिक बॉन्ड से मिलकर बनते हैं, सिमिलरली कोवेलेंट क्रिस्टल्स जो हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड से मिलकर बनेंगे। आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है कि द क्रिस्टल्स in which non-metallic atoms are held together in a network of single covalent bonds। ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जिसमें नॉन मेटेलिक एटम्स होते हैं
और वो नॉन मेटेलिक एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं। ऐसे क्रिस्टल्स कहलाते हैं कोवेलेंट क्रिस्टल्स। नीचे वही बातें लिखी हुई हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड से मिलकर बनते हैं, जो कि नॉन मेटेलिक एटम से मिलकर बनता है। नॉन मेटेलिक एटम्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जिसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और इस कोवेलेंट बॉन्ड से बनने वाला जो क्रिस्टल या फिर सॉलिड होता है, वो क्रिस्टल कहलाता है कोवेलेंट क्रिस्टल। सिमिलरली इसकी भी आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं और एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। तो ये जितनी भी टाइप्स हैं आपके पास, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये आपके पास सिंपल याद करने वाली चीज़ें हैं। बस इसके अंदर एक टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, और जो कि ये वाली टाइप है मेटेलिक क्रिस्टल्स। इसको आपने ज़रा सही से समझना है। इसको मैंने एक वीडियो के ज़रिए भी समझाया हुआ है। वैसे डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी कि ऐसे क्रिस्टल्स इन विच मेटल एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय मेटेलिक बॉन्ड्स आर कॉल्ड मेटेलिक क्रिस्टल्स। ये ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जिसमें जो मेटेलिक एटम्स होते हैं वो मेटेलिक बॉन्ड्स से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे क्रिस्टल्स को कहा जाता है मेटेलिक क्रिस्टल्स। और मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? अभी है हमने आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड तो पढ़ा हुआ है, लेकिन मेटेलिक बॉन्ड नहीं पढ़ा हुआ अभी तक। डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव मेटल आइंस एंड इलेक्ट्रॉन सी इज़ कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि पॉजिटिव मेटल आइंस और इलेक्ट्रॉन सी के दरमियान होती है। इस चीज़ को समझाने के लिए पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा दूँगा आगे, उसके बाद मैं फिर दोबारा से यहाँ पर आता हूँ। वीडियो है ये वाली, यहाँ पर आप देखें। सबसे पहले आपको दिखाया हुआ है कि यहाँ पर हो रही है आयोनिक बॉन्डिंग। हमें पता है आयोनिक बॉन्डिंग मेटल और नॉन मेटल के दरमियान होती है, जिसमें होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र। सिमिलरली इसके बाद हमारे पास आती है कोवेलेंट बॉन्डिंग, जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और ये शेयरिंग होती है दो नॉन मेटेलिक एटम्स के दरमियान। अब ये थी आयोनिक बॉन्डिंग, ये थी कोवेलेंट बॉन्डिंग, और अब ये आ रही है हमारे पास मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग होती है मेटल एटम्स के दरमियान। अब मेटल एटम्स जो हैं उनके पास होते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ज़रा बात को समझिएगा। जो मेटेलिक एटम्स होते हैं, इन मेटेलिक एटम्स का जो वैलेंस शेल होता है ये न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर होता है, और न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम जो है उन इलेक्ट्रॉन्स को कर देता है लॉस, और इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स एटम से बाहर निकल जाते हैं, और ये कहलाते हैं फिर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो आपको बाहर उड़ते हुए इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे थे अभी एटम से बाहर, ये इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स थे जिनको मेटल एटम लॉस कर चुका था, और मेटल एटम इनको लॉस करने की वजह से अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ला चुका है। अब इन मेटेलिक एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर लूज़ हुए हैं इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव नेगेटिव की अट्रैक्शन को ही हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, और इसको यहाँ पर हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि बाहर मूव कर रहे थे। एक एग्जांपल ली हुई है एल्यूमिनियम एलिमेंट की। इस एल्यूमिनियम एलिमेंट में मिलियंस ऑफ एटम्स मौजूद हैं। अगर हम मज़ीद थोड़ा सा जूम करें तो हर एटम के अंदर हमारे पास एल्यूमिनियम के हर एटम के अंदर हमारे पास 3 शेल्स होते हैं। अब चूँकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो इसका मतलब इसके पास 3 शेल्स होंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो वैलेंस शेल होता है, हर एटम का, हर एल्यूमिनियम एटम का वैलेंस शेल अपने आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देगा, जिसकी वजह से ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर देंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का समंदर क्रिएट कर देंगे। और इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चूँकि नेगेटिव चार्ज है, और ये जो मेटल है एल्यूमिनियम मेटल, इसके ऊपर अब पॉजिटिव 3 चार्ज आ चुका है। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान हो जाएगी अट्रैक्शन, और यही अट्रैक्शन फिर कहलाती है मेटेलिक बॉन्ड। यहाँ पर आपको वीडियो के अंदर पूरी यही बात बताई हुई है। तो अब आते हैं दोबारा से पीछे। यहाँ पर लिखा हुआ था कि पार्टिकल्स ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल्स आर मेटल एटम्स। अभी हमने वीडियो के अंदर देखा कि मेटेलिक क्रिस्टल्स जो हैं वो मेटल एटम्स से मिलकर बनते हैं। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, मेटल एटम्स लूज देयर ऑल
ये बैलेंस नहीं होगा, ये वैलेंस होगा, ये बी की जगह वी आएगा। मैं इसको सही कर देता हूँ अभी। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, मेटल एटम्स लूज देयर ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मेटल एटम्स अपने आखिरी शेल के तमाम इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर देते हैं इनटू वैकेंट स्पेसेस, एटम के अंदर जो खाली स्पेस अभी हमने देखी थी वहाँ पर, और बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस। जब मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दीज पॉजिटिव चार्ज मेटल्स अरेंज दमसेल्व्स इन 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स जो हैं अपने आप को 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस यानी कि एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं विद द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि इन्होंने लॉस कर दिए हैं, अब ये एटम के अंदर डीलोकलाइज्ड फॉर्म में मूव कर रहे होंगे, और चूँकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स को सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का समंदर कहा हुआ है। और इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के जो दरमियान फोर्स होगी, दिस यूनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल कैटाइंस एंड सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इज़ नोन एज मेटेलिक बॉन्डिंग। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव मेटेलिक आइंस, इनके दरमियानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हमने कहा हुआ है मेटेलिक बॉन्ड, जो कि अभी हमने इस वीडियो के अंदर भी देखा। लास्ट में आपके पास मेटेलिक क्रिस्टल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं और उसके बाद एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। प्रॉपर्टीज़ मैं बार बार आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपने इनको खुद से पढ़ना है। अगर कोई वर्ड मुश्किल लगे तो देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, और अगर नहीं समझ आए तो फिर क्लास के अंदर पूछ लीजिएगा। इसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की लास्ट टाइप है, यानी कि पार्ट 2 का बस ये लास्ट काम है आपके पास, लास्ट स्लाइड है, जो कि है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, अभी तक जो हमने 4 टाइप्स पढ़ी क्रिस्टल्स की, उन सब में ये सबसे वीकेस्ट टाइप है क्रिस्टल्स की, क्योंकि ये क्रिस्टल्स जो हैं वो बनते हैं वैंडर वाल फोर्सेस से। और वैंडर वाल फोर्सेस अगर आपको याद हो तो ये सेकेंडरी फोर्सेस होती हैं, जो कि 3 टाइप्स की हो सकती हैं। एक डायपोल फोर्स, दूसरी हाइड्रोजन बॉन्ड, और तीसरी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। तो अगर कोई मॉलिक्यूल जो है वो वैंडर वाल फोर्सेस के साथ आपस में कनेक्टेड है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड फॉर्म करेंगे या जो क्रिस्टल फॉर्म करेंगे, वो क्रिस्टल्स कहलाते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। अच्छा, मैं आपको सबकी अट्रैक्शन बता देता हूँ। अट्रैक्शन के लिहाज से सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल हमारे पास होता है मेटेलिक क्रिस्टल, उसके बाद होता है आयोनिक क्रिस्टल, आयोनिक क्रिस्टल के बाद कोवेलेंट क्रिस्टल, और सबसे वीक होता है ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। अगर हम बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो आयोनिक क्रिस्टल जो है वो आयोनिक बॉन्ड से बनता है, कोवेलेंट क्रिस्टल जो था वो कोवेलेंट बॉन्ड से बनता था, मेटेलिक क्रिस्टल जो था वो मेटेलिक बॉन्ड के ज़रिए बनता था, और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जो है वो वैंडर वाल फोर्सेस के ज़रिए बनता है। आपके पास इसकी भी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं और लास्ट में एग्जाम्पल लिखी हुई हैं। यहाँ पर आपके पास जो है इस चैप्टर का पार्ट 2 भी ख़त्म होता है। और इस पार्ट 2 के अंदर अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इसके अंदर भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मेटेलिक बॉन्ड है, और मेटेलिक बॉन्ड का मतलब मेटेलिक क्रिस्टल है, और साथ में आयोनिक क्रिस्टल है। तो इन 2 की प्रॉपर तैयारी कीजिएगा, बल्कि इन 2 की सबसे पहले प्रॉपर तैयारी कीजिएगा। सिर्फ इन 2 की तैयारी मत कीजिएगा, इन 2 की तैयारी प्रॉपर और पहले कीजिएगा। यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं, बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं वो फिर अगली वीडियो के अंदर शामिल कर लेंगे।